डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल मिला के ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 1 से 13 तक को डिस्कस किया जा चुका है। साथ ही एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 को भी डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में से अपने जो भी सेट नंबर को मिस किया है वहाँ से उस टेस्ट को आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। बेहतरीन डिस्कशन के साथ वीडियो अपलोड किया गया है। और इसके अलावा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का विश्वास और आप लोगों के प्यार से आज हमारी जो है वह सदस्यों की संख्या कुल मिला के 1000 प्लस हो चुकी है। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों के विश्वास और प्यार के बदौलत, आप लोगों की इस सपोर्ट और मोटिवेशन के बदौलत अब बिहार दरोगा जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी, स्पेशली छठ पूजा के बाद आप देखेंगे उसमें और दोगुनी रफ्तार से मैं मेहनत करूंगा, दोगुनी रफ्तार से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और अब तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं रह जाएगा, उसके बाद आपके हर एक टॉपिक को, यानी कि दरोगा का कंप्लीट तैयारी आपको सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के माध्यम से मिलने वाला है। तो जो भी लोग अभी तक भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, यानी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों देर नहीं करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को, अगर मैं वीडियो डालता हूं तो वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं बहुत एनालाइज करने के बाद वीडियो आपके लिए तैयार कर पाता हूं। और तैयार करने के बाद मुझे रातों रात लग जाती हैं, 12, 1:30, 2 बज जाते हैं। मैं उसके बाद तैयार करके फिर एनालाइज करके प्रश्न को आंसर को प्रश्न के साथ को रिलेट करके तब वीडियो को कंफर्म होने के बाद मैं डालता हूं। तो आप लोगों का सपोर्ट भी मिल पा रहा है, और इस सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद। और साथ ही साथ कई लोगों का यह कमेंट आया है कि सर आपका ये जो कोर्स है उसे परचेज करना है। तो दोस्तों, अभी मैंने कोई ऐसा कोर्स लॉन्च नहीं किया है, परचेज यानी कि पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ से टेस्ट दीजिए। ये आप जो पेड सीरीज कह रहे हैं, ये समझिए कि एक तरह का पेड सीरीज है। आप फी करते हैं, फ़ी को पेमेंट करते हैं और तब कोर्स करते हैं तो आपको लगता है पे। अरे भाई, वो पूरा एफर्ट इसमें डाला गया है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे पहले जब वीडियो आप शुरू करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन शुरुआत में दी जाती है, और बहुत सारे व्यूअर क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं। हो सकता है आपको एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं दी जा रही हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, कुछ टेस्ट रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, तो आप उसे स्किप ना करें। 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहता है, उसको सुन लें। बहुत बड़ा आपका इतना भी कीमती समय नहीं है कि 1.5-2 मिनट का इन्फॉर्मेशन भी आप ना सुन पाए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि वीडियो को कंप्लीट करेंगे। जितने भी व्यूअर, अगर वीडियो को वॉच आप कर रहे हैं, आपका मकसद है वॉच करने का कि मुझे टेस्ट कंप्लीट करना है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर करें। इतना सारा मेहनत रहता है। और अब क्या करते हैं कुछ व्यूअर, सारे के सारे तो नहीं, कुछ व्यूअर क्या करते हैं स्किप करके निकल जाते हैं। स्किप बिल्कुल नहीं करें भाई साहब, यहाँ सबसे बेहतरीन टेस्ट एनालिसिस होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की शुरुआत टेस्ट नंबर 14 की प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, सिविल मैरिज एक्ट की अगर बात की जाए या नेटिव एक्ट की बात की जाए, तो यह एक्ट 1872 में पारित हुआ, जो बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ ऑप्शन बी में कह रहा है कि गवर्नर जनरल, यानी कि यह जो नेटिव एक्ट पारित हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और इनका कार्यकाल जो था, टाइम पीरियड 1872 से 1876 था, है ना, 1876 था। और इसी बीच में 1872 पड़ता है, तो इन्हीं के कार्यकाल में नेटिव एक्ट पारित हुआ था। फिर ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि लड़की की न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी। तो नहीं दोस्तों, लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी। ठीक है, 14 वर्ष थी, तो सी आपका गलत हो जाएगा। आपको गलत आंसर फाइंड करना था। उस समय जो 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चियाँ थी, उन्हें विवाह पर इस नेटिव एक्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो लड़का का न्यूनतम आयु 18 वर्ष था, जो कि आपका सही है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी
संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था। अब देखिए, संविधान का संशोधन की अगर बात की जाए तो वह कौन से संविधान संशोधन था जो दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की जो विधानसभा है उनके सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था। तो यह था दोस्तों 70वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है। और यह कब हुआ था? 70वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, ठीक है, उसी के अनुसार। और यह जो किया गया था आर्टिकल 54 के तहत, ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और यह क्या करता है आर्टिकल 54? राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया कौन सा? पुडुचेरी संघ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आर्टिकल 54 के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रश्न को समझेंगे और कंप्लीट करेंगे, लेकिन इतना भी स्लो नहीं करेंगे, थोड़ा सा निकलते जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, ऑप्शन पहले में कह रहा है कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर। अब ये कह रहा है कि कहाँ है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में है, जो कि आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। फिर ऑप्शन 2 में कह रहा है कि केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान जो कि मेंदी पाथर मेघालय में है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। और केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान की अगर बात की जाए तो यह रांची में है, जो कि आपका तीनों सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ की बात करें तो इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से हुई थी, ठीक है, राजस्थान से हुई थी इसकी शुरुआत। ऐसा नहीं था, इसके अलावा भी कई राज्यों में हुआ, पर शुरुआत राजस्थान से हुई थी। और राजस्थान के कहाँ हुई थी? सूरत में, है ना, उस राजस्थान के सूरतगढ़ में हुआ था। सूरत तो गुजरात में पड़ता है, राजस्थान के सूरतगढ़ में हुआ था, सूरतगढ़ में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा जब युद्ध हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा था, यानी कि गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो वह लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करता था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। अगर बात आपसे पूछा गया, प्रश्न ऐसा आ गया कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उनका कार्यकाल टाइम पीरियड क्या था? तो वो 1813 से 23 तक क्या थे? गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? तो अगर बात की जाए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की तो यह 17 से 18 हुआ था, ठीक है, 1817 से 18 के दौरान हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके प्रधानमंत्री थे? यह जो सायन थे वह ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार थे। पूछा जा रहा था कि यह किसके प्रधानमंत्री थे? तो यह हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 1857 ईस्वी के क्रांति को लेकर किसका कथन था? यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ऐसा स्टेटमेंट जो है वह जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसने कहा था कि अगर इस विद्रोह को, चूँकि 1857 का विद्रोह जो था दोस्तों वो कुशल नेतृत्व के कारण नहीं सफल हो पाया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में अभी स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ हुआ, फिर वैसे करते करते, यानी कि एक सुनियोजित जो है एक वेल प्लान के तहत ये नहीं हो पाया था। तो इसे मैंने असफलता की अगर बात करें, जब भी आप पढ़ते हैं 1857 की प्रमुख विफलताओं, तो मेन विफलता इसका यह था कि इसमें कुशल नेतृत्व नहीं प्रदान किया गया था। और इसी कारण यह स्टेटमेंट जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया था कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, यानी कि कुशल नेतृत्व इनको प्रदान नहीं हो पाया। एक साथ सभी जगहों पर ऐसा होता तो हम इसे दबा नहीं पाते, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आखिर रैयतबाड़ी क्या था? इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन 2 की अगर बात की जाए तो सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ठीक है, ये भी सही है आपका। फिर कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। देखिए,
कर लगाने के लिए भूमि का सर्वेक्षण दिया जाता था, उत्पादन देखा जाता था कि भाई किस तरीके का उत्पादन होगा, किस तरीके का फसल लगाया गया है। तो इस आधार पर सर्वेक्षण करने के बाद वह क्या करता था, मूल्य निर्धारण की जाती थी। ठीक है, ऐसा सिस्टम था। अगर बात की जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था वह किसके द्वारा लागू किया गया था, तो यह टॉमस मुंडो के द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था लाया गया था टॉमस मुंडो के द्वारा। ठीक है, टॉमस मुंडो के द्वारा इसे लाया गया था। और कब लाया गया था, 1820 में टॉमस मुंडो के द्वारा इसे लाया गया था। अगर आपसे यह प्रश्न करें कि भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था होता क्या है, तो यह एक इस प्रकार का व्यवस्था है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें क्या होता था कि इसमें किसान जो है ना, वह किसानों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था या मालिकाना हक प्रदान कर दिया जाता था। और अगर बात की जाए तो शुरुआती समय में, ठीक है, शुरुआती दौर में यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा, तीनों का तीनों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, क्या कहें, कौन थे भी लिख सकते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया की अगर बात की जाए तो इसे लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, लाला लाजपत राय के द्वारा। और कब लिखा गया था इसे, 1928 में लिखा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद यानी कि पटना, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन किया गया था वर्ष 1950 में। और इसका गठन, राष्ट्रभाषा हिंदी जो है उसका सर्वांगीण समृद्धि हो, इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो यह जो है संविधान के 5वीं अनुसूची में शामिल है। किसके बारे में शामिल है भाई, तो यह अनुसूचित क्षेत्र जो है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण जो होता है उसका उपबंध यानी कि उसके बारे में संविधान के 5वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है, उपबंध किया गया है, व्यवस्था किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी अनुसूची, ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या करता है, यह पद ग्रहण करने के दौरान जो आपको शपथ दी जाती है ना, पद ग्रहण करने के दौरान उससे रिलेटेड है यह तीसरी अनुसूची। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब जो आप शपथ ग्रहण करते हैं उससे जुड़ी है ना, पद ग्रहण से संबंधित जो है वह शपथ जो होती है उससे जुड़ी हुई है। पद ग्रहण में शपथ, इतना ही लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, उससे जुड़ी तीसरी अनुसूची है। अगर आपसे पूछा जाए कि चौथी अनुसूची क्या है, तो यह राज्यसभा के सदस्यों के चुने जाने का प्रावधान जो है यह चौथी अनुसूची के द्वारा होती है। ठीक है, चौथी अनुसूची के द्वारा राज्यसभा, इतना लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। राज्यसभा के मेंबर है ना, राज्यसभा के मेंबर को चुने जाने संबंधी इसका यहाँ से होता है। और छठी अनुसूची जो है वह जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला बनाने का प्रावधान इसी छठी अनुसूची के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12 में कहा है कि कामनी काला जीरा एवं गोविंद भोग किस राज्य की चावल का प्रमुख किस्म है? तो यह जो है चावल का एक उन्नत किस्म है, प्रमुख किस्म है, जो कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिए 2022 में भाग लिया है? अब बात की जाए लैमिटिए जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 की अगर बात करें तो यह इसमें कौन भाग लिया है? तो इसमें भारत और सेशेल ने पार्टिसिपेट किया है, भारत और सेशेल इसमें भाग लिया है। और यह 2022 में जो यह सैन्य अभ्यास था यह 9वां संस्करण था। क्या मत है? 9वां। ठीक है, ऐसा भी 9th भी लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, और यह कब से कब तक चला था? 22 मार्च से 31 मार्च तक चला था, 31 मार्च तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवाड़ विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अब बात की जाए यह लखवाड़ विद्युत परियोजना, देखिए यहाँ पे इसको करते हैं, लखवाड़ विद्युत परियोजना की अगर बात की जाए तो इसका, ठीक है ना, इसको मंजूरी प्रदान की गई है। और पूछा गया है कि किस नदी पर, तो इसके यमुना नदी पर लखवाड़
विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है और कहाँ पे है, उत्तराखंड में। आप इसे साथ साथ याद करते जाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अबेल पुरस्कार यानी कि अबेल प्राइज इनमें से किस क्षेत्र में, कस क्षेत्र नहीं है, कभी कभी मिसप्रिंट होता है, इंसानी है, तो किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, तो यह गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है अबेल प्राइज। मैंने आपको पिछले सेशन में भी कराया हुआ है, तो अगर आपने पिछले सेशन को देखा होगा तो यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आप एज इजीली आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, जो आपका सही आंसर बनेगा। तो स्कोर वैसे ही होता है दोस्तों, जब आप नियमित रेगुलर वे पे टेस्ट सीरीज को करते हैं, बिना स्किप किए करते हैं। क्योंकि स्किप ये तो सॉन्ग नहीं है कि ये गाना अच्छा लगा भाई दूसरा बजाओ, नहीं, यहाँ ये गाना बज रहा है आपको यही बजाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन की बात है, सब्जेक्ट की बात है, वहाँ सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते हो। फ्लिप द क्वेश्चन नहीं है सर, ये केबीसी का नहीं है, आप फ्लिप द क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। तो यानी कि आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आपको अब इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आप भी तो मेरा रिस्पेक्ट करें ना, आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपने ट्यून कर दिया है तो मैं ट्यून, जैसे सलमान खान का क्या आपका आता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर उसके बाद अपने आप को भी नहीं सुनता हूँ, इस तरीके का। तो वहीं भाई जब आपने वीडियो को वॉच करना शुरू किया है तो पूरा तो करो यार, ठीक है, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अब मुझे इतना प्रश्न कैसे याद हो जाता है, कुछ मैं गूगल से देखता हूँ, कुछ मैं नोट से देखता हूँ, फिर करते करते आपको भी याद हो जाएगा, आपको मेरे से बेहतर याद होगा, आपकी मेमोरी मेरे से बेहतर होगी। तो आप जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तो बेहतर होने वाली नहीं है, ठीक है। गणित के क्षेत्र में यह एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में यह पुरस्कार किसे दिया गया, डेनिस पार्नेल सुनीवल को दिया गया। मैं लिख देता हूँ डेनिस, और राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। डेनिस पार्नेल सुलीवन, ठीक है, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है, अमेरिका के हैं। इन्हें यह 2022 का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमेरिका आप याद रख लेंगे, अमेरिका के हैं, अमेरिका से इनका संबंध है, अमेरिका के यह नागरिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इजीली क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 6 लोगों की घोषणा की गई है। 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण पुरस्कार के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें मैं नाम बोल देता हूँ, मैं सारा नाम लिख नहीं पाऊँगा। जिसमें यह बालकृष्ण दोषी, दूसरा नंबर जाकिर हुसैन, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है देने का, लेकिन मैं एक नंबर काउंट करा देता हूँ। 6 लोगों को दिया गया है, जैसे बालकृष्ण दोषी पहला, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा SM कृष्णा, चौथा दिलीप महालनोबिस, पाँचवा श्रीनिवास वर्धान, ठीक है, और छठा दिया गया है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा 6 के 6 जिन्हें पद्म विभूषण के लिए नामों की घोषणा की गई है, नॉमिनेट किया गया है और उन्हें मिल भी चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। देखिए सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण होता है, ठीक है, पिछले क्लास में भी बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, यानी कि भारत का वह पहला राज्य जिसने ड्रोन नीति तैयार की है। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है। तो यह राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल अदालत लॉन्च की गई है, जो कि 13 अगस्त से यह शुरू किया गया, 13 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो अगर बात की जाए राष्ट्रमंडल के महासचिव को, जिस पहला व्यक्ति था जिसे चुना गया था वह थे कमलेश शर्मा, ठीक है। कमलेश शर्मा को राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में पहली बार चुना गया था। 21 नंबर प्रश्न में है कि साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बात की जाए साहित्य अकादमी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों, स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को, 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। इसमें से जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें से पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा इसमें गलत है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए तो वह शिलोंग को जाना जाता है पूर्व के स्कॉटलैंड के नाम से। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया यानी कि कुर्ग, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से कुर्ग को जाना जाता है। आखिर ये कुर्ग है क्या, कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक का एक शहर है। कुर्ग जो है वह कर्नाटक का शहर है, इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि सिटी ऑफ 7 आइलैंड, तो आप जानते ही होंगे, ये तो सभी लोग जानते होंगे, सिटी ऑफ 7 आइलैंड मुंबई को जाना जाता है इस नाम से। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, यह गेटवे ऑफ साउथ इंडिया की बात की जाए तो यह मुंबई नहीं, बेंगलुरु नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका चेन्नई, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। चेन्नई, अरे गजब लिखाता है यार, इतना साफ लिखाओगे तो कोई कैसे पढ़ पाएगा। चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, MICR की अगर बात की जाए तो MICR में सी का पूरा रूप क्या है। तो सी देखिए पूरा रूप तो होता है मैग्नेटिक, इंक, कैरेक्टर, रिकॉग्निशन, इसका पूरा रूप होता है, रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी किसको डिनोट करेगा, सी का मतलब कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 24, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। यह येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद, ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं, उस जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो औरंगाबाद जो है वह महाराष्ट्र का, ठीक है ना, महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद एक जिला पड़ता है महाराष्ट्र में, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है संभाजी नगर। आप इसे संभाजी नगर नहीं कह के पूरा नाम कहिए, क्या हो जाएगा, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति आगे लगेगा फिर यहाँ पे संभाजी नगर हो जाएगा। इसके अलावा एक और किया गया है चेंजेस, वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे उस्मानाबाद था, ठीक है, उस्मानाबाद था, ठीक है, उस्मानाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, धाराशिव कर दिया गया है, धाराशिव कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि नया उपन्यास जिसका शीर्षक ए प्लेस कॉल्ड होम है, उसके लेखक कौन है। एक उपन्यास है जिसका नाम है ए प्लेस कॉल्ड होम, जो कि प्रीति सेनाय के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति सेनाय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं। अधातु ऑक्साइड जो है वह अधिकतर क्या होते हैं, यानी कि आमतौर पर अम्लीय होते हैं। इसमें बहुत सारा कुछ लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बताने जाऊँ, तो इसका आंसर बढ़े और आंसर कंप्लीट किए और आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। अगर बात की जाए कतर ओपन टेनिस की तो यह डेनियल मेदवेदेव ने एंडी मरे को हराकर जीता है, ठीक है, यह विजेता हो गए और एंडी मरे को उन्होंने हराया है, ठीक है, एंडी मरे कहिए, एंडी मुरे कहिए, ठीक है, इनको हराया है और यह ब्रिटेन के हैं, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड के हैं एंडी मुरे, और इनका संबंध यानी कि आपका डेनियल मेदवेदेव का संबंध रूस से है, ठीक है। इन्होंने एंडी मरे को हराकर कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जीता है, ठीक है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। इंग्लैंड की अगर मुद्रा की बात की जाए तो वहाँ पाउंड चलता है, ठीक है, और एक पाउंड को वर्तमान में अगर बात की जाए, हालांकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एक पाउंड की अगर बात की जाए तो एक पाउंड बराबर होता क्या है, अभी वर्तमान में जो करेंसी है तो एक पाउंड 102 रुपया 25 पैसा है वर्तमान में। हालांकि आप इसे फिक्स नहीं समझेंगे, ठीक है, मैंने जो बता दिया वो फिक्स है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। 102.25, ठीक है, इसका वैल्यू है एक पाउंड के बराबर इंडियन रुपीज़ में, ठीक है ना, इंडियन रुपीज़ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बुल्स आई शब्दावली है
उसका प्रयोग शूटिंग में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसे प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है और यह क्या है, ये एक सिविल सेवा दिवस है। ठीक है, सिविल सेवा दिवस है। नहीं, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। देखिए प्रश्न को मैं आपको बताना चाहता हूँ। अलग अलग डे के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना, और यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, अभी ऑप्शन बी को देखिए, 22 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, अर्थ डे नहीं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल की बात की जाए तो पंचायती। ठीक है, पंचायती, इतना गंदा लिखाता है, यहाँ पे हो जाएगा पंचायती। ठीक है, यहाँ पे जो अगर बात की जाए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बस एक पंचायती से आपको कोड कर दिए ताकि आप समझ जाए। और इसके अलावा 21 अप्रैल की अगर बात की जाए तो यह सिविल सेवा दिवस, यहीं पे मैंने थोड़ा सा गलत बोला था, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रख लेंगे, सिविल सेवा दिवस के रूप में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न में है कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो उसे पराध्वनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पराध्वनि। और 20 हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज यानी कि आवृत्ति, उससे अधिक आवृत्ति के ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से यानी कि 20 हर्ट्ज जो है उससे ऊपर की आवृत्ति को क्या कहते हैं? पराध्वनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छाता विभाग कहिए, ठीक है, या इसे अम्ब्रेला कानून कहिए। ठीक है, अम्ब्रेला कानून कह सकते हैं, अम्ब्रेला कानून। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है उसको अन्य नाम छाता विधान अथवा आप अम्ब्रेला कानून के रूप में इसे जानते हैं। और इस सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, यह कब आया गया था? 1986 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 1986 में यह अधिनियमित किया गया था। 1986 में अधिनियमित किया गया। ठीक है, किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। मानव शरीर का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर के कुल वजन का 2% होता है। यहाँ पे यही प्रतिशत का ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना, इस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, 1961 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए भाई इसकी स्थापना की गई थी किस लिए? तो स्कूली जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि परम शून्य वह ताप है जिस पर, यह परम शून्य क्या होता है? इसमें क्या होती है, आणविक गति जो है वह रुक जाती है, यानी कि पदार्थ में जो अणुओं की गति है वो क्या होती है, रुक जाती है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो VR सुब्रमण्यम है, जिन्हें फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के नीति आयोग के रूप में, नीति आयोग के CEO के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है यदि क्या होता है, इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए। ठीक है ना, लंबाई 4 गुना करेंगे तभी तो उसका आवर्तकाल यानी कि उसका एरिया जो है बढ़ जाएगा ना। तो इसका लंबाई 4 गुना कर दी जाएगी तो इसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। ईजिली है और कई बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तंत्रिकाएं की अगर बात की जाए तो कितने जोड़ी मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तनिकाएं होती है?
तो कुल मिला के 12 जोड़ी होती है। आपका आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेरु तंत्रिकाएँ, ये कपाल तंत्रिकाएँ हैं दोस्तों। प्रश्न को आराम से पढ़िएगा, कपाल तंत्रिकाएँ, सीधे तंत्रिकाएँ नहीं पूछा जाएगा। कितने जोड़ी कपाल तनिकाएँ होती है, तो कपाल तनिकाएँ होती है 12 जोड़ी। और आपसे ये पूछा गया कि मेरु तंत्रिकाएँ कितनी होती है। मेरु, यह तनिकाएँ नहीं करके तंत्रिकाएँ भी आप लिख सकते, तंत्रिकाएँ। मेरु मेरे नहीं है, ठीक है, मेरे नहीं है। मेरु तंत्रिकाएँ की अगर बात की जाए तो यह होती है 31 जोड़ी, 31 पेयर होता है, पेयर 31 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। 40वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो उसका प्रतिरोध, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन क्या हो जाता है, ऑप्शन को देखिए। तो ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो है वह पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा गया है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। 42वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका विवरण अगर है सातवाहनकालीन जो घटना है उसका विवरण नासिक अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, उन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। और कब किया था, 16 जुलाई 1945 को। 16 जुलाई 1945 को यह इन्होंने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनका संबंध किस देश का था, तो यह अमेरिका के थे, ठीक है, अमेरिका से इनका संबंध था, यह अमेरिका के नागरिक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। तो लेक्सी जो है उसे वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और वह भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट है जिसका नाम क्या है दोस्तों, लेक्सी। और इसे वेलोसिटी के द्वारा, वेलोसिटी जो है वह इस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। यह ओरल पोलियो की अगर बात की जाए तो यह ओरल पोलियो जो है वैक्सीन उसे अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित किया गया था। और यह ओरल पोलियो वैक्सीन आखिर है क्या, तो यह एक निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। तो यह अल्बर्ट साबिन जो है इसके क्या थे, इनके द्वारा इसका विकास किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। किसमें आयनिक बंधन पाया जाता है, यानी कि इनमें आयनिक बंध होता है। तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों KCl, जिसको आप पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड के नाम से आप जानते हैं KCl को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आयनिक बंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे है। तो दुबला हाली प्रथा जो है उसका संबंध बंधुआ मजदूरी से है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी से संबंध है दुबला हाली प्रथा का, जो कि इसकी शुरुआत जो है यह कहाँ पर प्रचलित था, यह सूरत में प्रचलित था, ठीक है। यह बंधुआ जो है मजदूरी, दुबला हाली प्रथा जिससे संबंधित, यह सूरत में प्रचलित था, सूरत में प्रचलित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है। सबसे नरम खनिज की बात की जाए तो टेल्क, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप टेल्क कहिए तब और साबुन कहिए तब, दोनों के दोनों क्या है, एक ही बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो तृतीय शोध केंद्र की अगर बात की जाए अंटार्कटिका में तो वह है भारती, ठीक है, भारती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिर भारती है क्या, तो भारती एक अस्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी की अगर बात की जाए, एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, देखिए फिर से पढ़िए, एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यह जो है वह किस वर्ष प्रकाशित की गई थी।
तो इसका प्रकाशन 1776 में किया गया था और यह एडम स्मिथ की पुस्तक है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 51 की, तो 51 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी नीसे, ठीक है, पूरा नाम है इसका, पारिस्थितिकी नीसे की संकल्पना यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसे ग्रीनले, ठीक है ना, ग्रीनले ने प्रतिपादित किया था पारिस्थितिकी नीसे की संकल्पना को। यह जो दिया था ग्रीनले के द्वारा दिया गया था। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जैव विविधता के स्वस्थाने पद्धति के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें वनस्पति उद्यान जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। जैव विविधता का स्वस्थाने पद्धति एक मेथड होता है, एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, उसके अंतर्गत वनस्पतिक उद्यान को शामिल नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य और पवित्र उपवन को उसमें सम्मिलित किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है ना, प्रथम बजट की अगर बात की जाए तो यह षणमुखम शेट्टी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, जो उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और कब किया गया था? 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को किया गया था। इसकी अगर बात अगर आपसे पूछ दे ऐसा कि गणतंत्र भारत का, है ना, गणतंत्र भारत का पहला बजट आपसे ये पूछ दे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 28 फरवरी 1950 को, 28 फरवरी 1900 गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था और इसे किया था जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गिदर की संज्ञा दी है? किसे क्लाइव के गिदर के रूप में जाना जाता है इतिहासकारों के द्वारा? तो वह था मीर जाफर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? सबसे अधिक ऊंचाई के बारे में बात किया जा रहा है और विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन की बात की जा रही है, तो उसका पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? माउंट एवरेस्ट पर किया गया। माउंट वरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट इसको वरेस्ट नहीं करेंगे, एवरेस्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो मॉडल है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है, क्योंकि भारत के कई संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है वह, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार, उसको शामिल किया है, नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से शामिल किया। इस तरीके से जहाँ भी जो उचित है, जो आपको लग रहा है बेहतर हो सके, वो अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए भारत का संविधान सबसे बेहतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो यह कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? इजली बात है, तो यह कहा था, यह स्टेटमेंट दिया गया था हार्टले विदर्स के द्वारा। हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का आखिर काम क्या होता है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। ठीक है ना, तो यह बहुत ही इजी कंसेप्ट था और इसे हार्टले विदर्स के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 59 में पूछा गया है कि वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? यानी वरुण ग्रह है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी जोहान गाले ने। ठीक है, जोहान गाले आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर बात की जाए कि यह कब खोज की थी, तो 1846 में की थी। और यह कौन थे? तो यह जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन खगोल वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक ही तो होता है, वैज्ञानिक का प्रकार है ये, खगोल वैज्ञानिक थे। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैज्ञानिक लिख के चला जाता तो आप इसे एरर नहीं समझिए, खगोल वैज्ञानिक भी तो होता है ना। तो यह जर्मन खगोल वैज्ञानिक थे। और अगर बात की जाए वरुण ग्रह की, तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण क्या है दोस्तों? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60। शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना क्या थी?
जो देखिए घुड़सवार जो है उनका एक संगठन था घोड़ा का, जिसपे वैसे सैनिक जो घोड़े से संबंधित थे वो घुड़सवार थे, तो उनके जो नियमित घुड़सवार सेना की जो सेना का संगठन था उसे पागा कहा जाता था। ठीक है, पागा कहा जाता था। अश्वारोही जो होता है यानी अश्व पर बैठने वाले, अश्व पे चढ़ के लड़ाई लड़ने वाले, तो होता है ना कि अश्वारोही है, हाथी पर बैठने वाले को अलग कुछ नाम दिया जाता होगा, उस तरीके से इन्हें पागा कहा जाता था। 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हैलोजनों में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो उसमें क्लोरीन जो है वह उच्च बंधुता वाला तत्व होता है हैलोजन के संदर्भ में बात किया जाए तो क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी परमाणु संख्या जो है कितनी होती है दोस्तों? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, हालांकि लाइव सेशन तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 परमाणु संख्या। आपसे पूछा जा रहा था कि हैलोजनों में उच्च इलेक्ट्रॉन बहुलता वाला तत्व कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहली बार लोकपाल का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ था? तो यह हुआ था कहाँ पे? पुणे में इसकी शुरुआत की गई थी। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम था एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, जिसकी शुरुआत पुणे में की गई थी। आसान है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत के बोस्टन की अगर बात की जाए तो वह अहमदाबाद को कहा जाता है। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है ना, गुजरात के अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। और आखिर क्यों कहा जाता है बोस्टन? तो यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है, डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन है, अच्छी तरीके से यह डेवलप्ड हो रहा है, अर्थव्यवस्था यहाँ का बढ़िया है। इसी कारण से उद्योग धंधे मेन इसका फोकस है, उद्योग धंधे कल कारखाने हैं, तो इसलिए भारत का यह बोस्टन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन है दोस्तों? तो वह कोचीन हो जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह विश्व का प्रथम पूर्णतः सौर संचालित क्या है? हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य क्या है? अब ये आ गया भाई साहब बवाल प्रश्न। ठीक है, ये बवाल प्रश्न है। अब क्यों है? कन्फ्यूजन होगा, कमेंट आने वाले। चलिए देखते हैं, मैं पंगा ले लेता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपको कई जगह आपका यूपी भी दिया हुआ है भाई साहब, और कई जगह आपका बिहार भी दिया हुआ है। तो इसमें आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या होगा। मेरा आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वह शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यह मेरा नहीं है, अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, यह NSO की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैंने इसे करेक्ट मान लिया है। NSO जो है उसकी एक रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आंसर क्या किया है, इसे माना है। यह आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा वह क्या होगा? शहरी क्षेत्र में, यहाँ पे जहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है उनकी आबादी न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है शहरी क्षेत्र के मामले में वह आंध्र प्रदेश है। यह NSO की रिपोर्ट करती है, उसी आधार पर मैंने इसे आंसर माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस देश का रेलवे भारत में 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदेगा? किस देश का रेलवे की बात की जा रहा है कि भारत का 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदेगा? तो यह है बांग्लादेश, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहती है। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें अभिकारक जो होते हैं उनके बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जीव विज्ञान में उद विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है, कथन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह कथन जो है वह थॉमस डॉब्जेस्की के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जीव विज्ञान में उद विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है। 70 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से समजात अंग है? समजात अंग। ठीक है, तो बात की जाए घोड़े और आदमी का अग्रपाद जो है क्या है? समजात अंग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए।
तो शुरुआत जड़ से कर देते हैं और अंत कहाँ तक जाएगा, फल तक। 4 से 2 तक पहुँचेंगे तो 4 से 5 हो गया, 4 3 से 2 हो गया, ये कट गया, 4 से 2, यानी कि यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर जड़ आ जाएगा, जड़ के बाद क्या आ जाएगा, तना आएगा क्या, या जड़ के बाद पत्ती आएगा, क्या आएगा। तो पहले दोस्तों जड़ के बाद जब भी आता है तो तना ही आएगा, जड़ में सीधे पत्ती कहाँ से आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़ के बाद तना आएगा, फिर उसके बाद तना जब आएगी तो फिर उसके बाद उसमें पत्ती आएगी, पत्ती आएगी तो फिर उसमें फूल आएगा, फिर फूल आएगा तो फिर फल आएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 में पूछा गया है कि क्रायोथेरेपी क्या है। क्रायोथेरेपी एक प्रक्रिया है, वह क्या है दोस्तों, वह बर्फ़ द्वारा इसमें उपचार किया जाता है, बर्फ़ द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे क्रायोथेरेपी के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, पूछा गया है कि जनवरी 2023 को डैश रेलवे स्टेशन को मिला FSSAI, यानी ठीक है खाद्य सुरक्षा के मामले में, उसकी गुणवत्ता के मामले में यह FSSAI के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है, यह प्रमाणीकरण दिया जाता है। तो इसके द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, खाद्य से संबंधित गुणवत्ता में के लिए यह ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो पूछा गया है कि यह किस रेलवे स्टेशन को मिला है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी कैंट, वाराणसी कैंट को यह सर्टिफिकेशन ईट राइट स्टेशन का प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉथिंग, ठीक है, ब्लड जो जमता है उसके लिए आवश्यक क्या है। तो उसके लिए Ca++ आयन जो है वह आवश्यक है। आखिर यह है क्या, तो यह दोस्तों Ca++ क्या है, कैल्शियम आयन क्रोमेटिन है, ठीक है, कैल्शियम आयन क्या है और क्रोमेटिन का यह क्या है दोस्तों, मिक्स है ना। आप कैल्शियम लिख दीजिए, आप Ca से कैल्शियम ही डिनोट किया जाता है, तो इतना तो आप समझ सकते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम और आयन, ठीक है ना, ये है कैल्शियम आयन लिख देते हैं, ठीक है ना, यही है इसके आवश्यक ब्लड क्लॉटिंग के लिए। प्रश्न संख्या 75 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किस हार्मोन को स्रावित नहीं किया जाता है। अब देखिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वह थायराइड ग्रंथि के द्वारा, वह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, तो ये आपका सही यह किया जाता है। और बी की अगर बात की जाए प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित हो जाता है। वैसोप्रिन की बात की जाए तो यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, लेकिन आपका सोमैटोस्टिन जो है वह जो है अग्नाशय जो है, ठीक है, अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाएं जो होती है ना उसके द्वारा स्रावित होती है, ठीक है। तो आपका ये डी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चोल काल में राजा के अंगरक्षक व विश्वसनीय सैनिक को क्या कहा जाता है। तो उस समय जो चोलकालीन जो परंपरा थी, जो सभ्यता थी, उस समय जो राजा का अंगरक्षक हुआ करता था, जिसे आज बॉडीगार्ड के नाम से जाना जाता है, उन्हें के विश्वसनीय जो सैनिक, जो सबसे वफादार सैनिक होते थे, उन्हें वलैक्कार के नाम से जाना जाता था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, 77 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। डेविस जल संधि की अगर बात की जाए तो पूछा गया है दोस्तों कि इसका संबंध इस सागर का वह किस से संबंधित है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। तो यह हो जाएगा बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मैथ के प्रश्न इसमें भी स्किप किया जाएगा, आप मैथ के अलावा जितने प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। बात की जाए जल संसाधन दिवस की तो उसे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है। विधान परिषद की अगर बात की जाए तो उसमें सदस्य की संख्या न्यूनतम, कम से कम की अगर बात की जाए तो 40 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। सोमपेन एक आदिवासी की प्रकार है, एक जाति है, ठीक है, वह जो है निकोबार समूह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगती है, जैसा कि आप देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है।
तो उसे दोस्तों गेसर के रूप में जाना जाता है, गेसर कहा जाता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, उद्गार होता है, तो दरार तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं, उन्हें गेसर कहा जाता है। 83 नंबर प्रश्न में क्या रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव उसके कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आर्टिकल 8 में उसका जिक्र किया गया है। जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता के अधिकार का चर्चा जो है वो आर्टिकल 8 में किया गया है। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है, उससे पहले आप देखिए, थोड़ा सा रोक देते हैं प्रश्न को, आप यहाँ पे स्किप कर खुद से सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजिली प्रश्न है, 8, 16, 32, 64। ठीक है, अब मैं बताने नहीं जाऊँगा भाई। अभी यहाँ पे देखिए 10, 20, 40, 80 और यहाँ पे 5 है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, खुद से बनाना है आपको। 5, 10, 20, 40, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, समझ रहे हैं ना? यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए इसका आंसर आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, स्किप करके खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। इतना ईजी प्रश्न बताने का कोई मतलब नहीं है, आप सेट बना रहे हैं, खुद से बनाइए। डिफिकल्ट प्रश्न आएगा तो मैं बताऊँगा। प्रश्न संख्या 85 में कह रहा है कि यदि 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार है तो 9 जून 1904 को कौन सा दिवस होगा? तो इसमें क्या होगा दोस्तों, डे काउंट कर लेंगे और डे काउंट करके जब आप निकालेंगे, ऐड करेंगे और देखेंगे हर प्रत्येक 7 दिन पर, जैसे मान लीजिए आज मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आज कौन सा दिन है? गुरुवार। ठीक है, तो फिर अगले 7वें दिन गुरुवार आएगा। गुरुवार के बाद क्या होता है ना? फ्राइडे हो जाएगा, है ना? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर से 7वें दिन रिपीट होता है। तो आप टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, जितना फुट बच जाएगा तो सेम डेज के बाद उसे काउंट कर लेंगे। तो इजी प्रश्न है, तो खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आसान प्रश्न होता है, ये सब बताने का कोई लॉजिक नहीं है। इसका आंसर आपका रविवार होगा, आप काउंट करके देखेंगे। ठीक है, जनवरी से जून जाने में कितना समय है? 26 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन बनते हैं? 31 होता है ना? तो 26, 4, 30, 1, 31। फिर उसके बाद आपको आज कहाँ जाना है? फरवरी का दिन काउंट करना है, मार्च का डे काउंट करना है, टोटल डेज। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून में 8 तक के दिन को काउंट करना है। तो 9वां जून भी आपको, 9वां तारीख भी आपको काउंट कर लेना है। तो वहाँ पे देख लेंगे ना, 7 से डिवाइड करके जितना फुट बचेगा उसके बाद उतना डेज अगला काउंट कर देंगे, तो रविवार हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। एक निश्चित कूट भाषा में माउस को PRUQC लिखते हैं, तब शिफ्ट का कोड क्या होगा? अभी इसमें देखिए तो क्या है दोस्तों, M के बाद NOP 3 ऐड हुआ। ठीक है, 3 ऐड हुआ। अब देखिए फिर O के बाद PQR, फिर यहाँ पे 3 ऐड हुआ, फिर उसके बाद U कांस्टेंट रहेगा जैसा का तैसा। फिर अब इधर से पीछे से बैक कीजिए, यहाँ पे क्या है? E है, तो E में से क्या करेंगे? 5 में से 2 घटा दीजिए ना, तो 3 आ जाएगा। C के बाद DE, ठीक है, इसमें से 2 माइनस किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद Q में से क्या किया गया है? 2 माइनस किया गया है। ठीक है ना? O यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? Q है ना, तो उसमें से 2 माइनस कर दिया गया है, तो S होगा। अच्छा देखिए, वैसा नहीं समझ में आ रहा है, SHIFT है। ठीक है, S के बाद क्या होगा? TUV, 3 ऐड करना है ना, 3। फिर उसके बाद H के बाद क्या होगा? IJK, VK हो गया। फिर I यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है? अब इसमें से माइनस कर लेना है। अगर आप माइनस करते हैं तो F होता है छठा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है? D होता है। फिर T होता है 20 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? R 18 होगा। 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 होगा ना, तो R का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? 18 है। तो VKIDR जो कि ऑप्शन आपका A है, वही मैं बता रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। आसान प्रश्न है, देखिए कैसे बनेगा, खुद से भी बनाना है आपको। A और B के वेतन का योग क्या है? A और B के वेतन का योग 4200 रुपये है। A अपनी आय का 75% तथा B अपनी आय का 90% खर्च करता है। तो 75% A के आय का खर्च होगा तो उसका सेविंग 25% होगा, और B के आय का 90% खर्च होगा तो B का जो भी आय होगा उसका 10% उसका क्या होगा? सेविंग होगा। और उनकी बचत समान है। अब देखिए दोनों का क्या हो रहा है? सेविंग इक्वल हो रहा है, तो A का जो है सैलरी निकालना है। आसान प्रश्न है, खुद से करेंगे, नहीं आएगा कमेंट करेंगे, बहुत ही सारा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की
एक निश्चित दर पर 12,000 रुपये निवेश किए तथा उसे 20,400 रुपये मिश्रधन प्राप्त हुआ। अरे यार, इतना प्रश्न। उपरोक्त मिश्रण प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर। अभी बात करिए कि निश्चित दर 12,000 रुपये निवेश कर रहा है, प्रिंसिपल 12,000 है ना, ये निवेश कर रहा है, साधारण ब्याज है ना, और उसे 20,400 रुपये मिश्रधन प्राप्त हुए। ठीक है ना। अब 20,400 यहाँ से घटाइएगा तो SI निकलेगा, SI निकल गया। उसके बाद आपका टाइम दे रखा है, 7 वर्ष दे रखा है, तो रेट क्या होगा, यही तो आपको निकालना है। तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू टी इंटू R/100 होता है। ये बताने वाला प्रश्न ही नहीं है। SI आपका यहाँ से जो घटा के लाएंगे ना, यहाँ पे मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो जो SI आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आएगा। ठीक है ना। उसमें 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। P आपका क्या है, 12,000 है ना, तो 12,000 नीचे आ जाएगा। टाइम कितना है, 7 वर्ष। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका SI आएगा। ठीक है, यहाँ पे SI आएगा तो कैंसिल करेंगे, वहीं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाता है, 10%। ठीक है, 10% ब्याज की दर होती है, तो वो आ जाएगा। 87 नंबर का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 12,000 होगा। बहुत ही साधारण प्रश्न है, और बिहार दरोगा में मैथ के प्रश्न डिफिकल्ट आते भी नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो डायरेक्टली बोलिएगा 87 नंबर प्रश्न में डाउट, 88 नंबर प्रश्न डाउट, ऐसे बोलिएगा, अब मैं सॉल्व कर दूंगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रामचरित मानस नहीं है, यह रामचरित की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसकी रचना जो है वह संध्याकर नंदी के द्वारा की गई। संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की है। अब इसमें 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा मिलान गलत है। गलत की अगर बात की जाए, देखिए बनावली जो है वह सरस्वती नदी के तट पर, तो ये आपका सही है। कोटदीजी की बात की जाए तो यह घग्गर नहीं है दोस्तों, क्या है, सिंधु है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको डाउट होता है तो बताइएगा। तो ये बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। गलत आपको ढूंढना था। रंगपुर की बात की जाए तो यह भादर हो जाएगा, और रोपर सतलज नदी के किनारे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 नंबर प्रश्न में है कि खिलजी वंश के किस शासक में खुद को पैगंबर का सेनापति कहा था। यानी कि पैगंबर, उसके सेनापति के रूप में खुद को किसने कहा था, खुसरो शाह ने जिक्र किया था। उस समय के लोग पता नहीं खुद को कौन सी उपाधि दे दिया करते थे, खुद से खुद को उपाधि दे दिया करते थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्तापूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय जो संविधान है उसके जो आर्टिकल दिया हुआ है ऑप्शन में, उस आर्टिकल के में से कौन विधायक सत्ता जो होती है उस पर पूर्ण कंट्रोल करता है, पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो वह दोस्तों आर्टिकल 14 है। ठीक है, आर्टिकल 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्र तथा डच उपनिवेश था, ये आपका सही नहीं है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, पुर्तगाली पहले आए थे। ठीक है ना, तो पराजित किया, और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो कि आपका सही है। ठीक है, एकमात्र ये आपका ऑप्शन सही है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिससे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, नहीं, गलत है। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था, ये भी आपका गलत। एकमात्र आपको जो है सत्य कथन था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सुरती किस पशु का प्रमुख नस्ल है। तो सुरती की अगर बात की जाए तो यह बकरी का एक नस्ल है, बकरी की एक प्रजाति है, जो दूध देने के लिए, अधिक दूध देने के लिए यह क्या है, प्रसिद्ध है। 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। ठीक है, सबसे निर्णायक युद्ध की अगर बात की जाए दोस्तों तो वह हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, सबसे निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध। उससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें वर्चस्व स्थापित हुआ। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, वो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि कभी कहीं आप देखने में मिलेगा 22 या 23 ऐसा दिया रखा गया। हम 22 अक्टूबर को मान रहे हैं आंसर, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। प्लासी की युद्ध की अगर बात की जाए तो यह 23 जून 1757 को हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, पानीपत की अगर तीसरे युद्ध की अगर बात की जाए तो यह 14 जनवरी 1761 को हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, और वांडीवास की अगर युद्ध की अगर बात की जाए
तो यह 22 जनवरी 1760 को हुआ था। 1760 लिख देते हैं, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह था 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायक एवं प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, जो कि किस राज्य में पाया जाता है। देखिए इसमें स्पंज जो आयरन है उसमें उसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, लेकिन पूछा गया है कि यह किस राज्य में पाया जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाने का जो है वह संकल्प राज्यसभा पारित करती है। ठीक है, राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जैन धर्म के तीर्थकर मल्लीनाथ का प्रतीक क्या था। तो उनका प्रतीक था दोस्तों कलश, उनका प्रतीक था, और वह क्या थे, इस जैन धर्म के 19वें तीर्थकर थे। ठीक है, कुल मिला के 24 हुए थे, तो इसमें ये 19वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न इस सेट नंबर 14 का, किसाऊ परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। किसाऊ परियोजना की अगर बात करें दोस्तों तो यह टोंस नदी पर स्थित है, और यह कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो है वह सीमा के बीचों बीच है। ठीक है ना, तो टोंस नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसाऊ परियोजना के संबंध में। इस तरीके से सेट नंबर 14 के हमने कंप्लीट प्रश्न को कवर किया है। मैथ के प्रश्न बहुत ही साधारण थे जो कि आपको खुद से सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या करेंगे, सेट को कंप्लीट करेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बार बार आपसे निवेदन कर ही रहा हूँ। और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आज हमारी सदस्य संख्या बढ़ के 1 के हो गई, यानी कि 1000 प्लस हो गई है। यह सब आप लोगों के सहयोग से हो पाया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। बने रहें आप इस चैनल के साथ, ट्यून्ड रहें। आप जल्द ही देखेंगे यह सेट प्रैक्टिस के अलावा अन्य बहुत सारी जो दरोगा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट, उन सारे सब्जेक्टों का या सारे विषयों का यहाँ पे दोस्तों तैयारी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपका बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो अभी इंतज़ार नहीं करें, तूफान आने वाला है दोस्तों। और दिल थाम के बैठे रहिए, आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप सभी लोगों का बने रहने के लिए।